देखने का ही सौभाग्य है नहीं। तो मोदी वाह मोदी कह रहे हैं, मोदी कह रहा है कि तेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश में बनवाया है। क्या करे भाई तुम्हारा ये डेवलपमेंट सलाह, केवल एरोप्लेन को देख ही सकते हैं, बैठ नहीं सकते। ये है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अरे हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे बच्चों को बढ़िया स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल बढ़िया, वहाँ पढ़ाने वाला मास्टर बढ़िया चाहिए, वो डेली पढ़ाने का काम करने वाला चाहिए। वो गांव में स्कूल नहीं होता है। 2 लाख गांव ऐसे हैं भारत में, 2 लाख गांव जहाँ स्कूल ही नहीं है। 75 साल हो गए आजादी, सरकार का आधार बता रहा हूँ। 6.5 लाख गांवों में 2 लाख गांव ऐसे हैं जिस गांव में 75 साल की आजादी में स्कूल ही नहीं। तो उस गांव के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अंतर पर पढ़ने को जाते हैं। अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में पढ़ने को जाते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कहती है? निर्णय करती है कि उन बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने के लिए टिकट नहीं लगे, फ्री ऑफ कास्ट वो बस में जा सकते। योगी ने निर्णय लिया कि बच्चों को टिकट का पैसा नहीं लगता है। तो हमने बच्चों को पूछा, तुम्हारे गांव में रोडवेज की बस आती है? कहीं देखा नहीं। देखो मोदी और योगी फैसला क्या किया? बस में बैठने का टिकट नहीं लगा, गाड़ी ही नहीं है तो सारा टिकट नहीं। गाड़ी होगी तब तो टिकट नहीं लगेगा। बात फायदे की है। बहुत सारे बच्चे केवल इस वजह से स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते कि उसके गांव में स्कूल 2 लाख 75 साल हो गए आजादी को। इसका डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। ये लोगों के विकास का एजेंडा है जो बता रहा हूं। मगर देश में डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाया जा रहा है, देश के विकास का नारा लगाया जा रहा है। देश में रहने वाले लोगों के विकास का नारा नहीं लगाया जा रहा है। गांव के 90% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हैं। शहरों के 75% लोग अर्ध भूखमरी और भूखमरी के शिकार हैं। और उनको 5 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी दे रहा है और प्रचार कर रहा है मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये मुफ्त में अनाज देना ये सिद्ध करता है, सबूत है कि तुमने 75 साल में लोग पेट भर अन्न खाने लायक भी नहीं रखे। कितने नालायक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान होता है संविधान में। जो सर्वशक्तिमान ताकत होती है उसके पास सारे अधिकार उसके पास होते हैं। उन्होंने इन लोगों का विकास करने का कोई काम नहीं किया। इसलिए बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि ये शक्तिशाली प्रधानमंत्री, संविधान ने इनको शक्ति दी, मगर ये प्रधानमंत्री इन गरीबों का विकास नहीं कर पाए। इसलिए ये सारे प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री है। और भारत में आज तक किसी ने भी इन प्रधानमंत्रियों को नालायक नहीं कहा होगा, शायद मैं ही पहला आदमी हूं।
ये प्रधानमंत्री को नालायक है। सबूत के साथ बोलना। और इसलिए उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इसलिए इस परिस्थिति में परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं कि परिवर्तन की जरूरत है, और ये परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। जब हमको बजट बनाने का मौका मिलेगा तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, दूसरा मुद्दा रोटी, कपड़ा और मकान पर्याप्त मिले। 75 साल में इतना भी नहीं कर पाए, इतना बहुत छोटा काम नहीं कर पाए, इसलिए कह रहा हूं नालायक है। पहला प्रधानमंत्री के इन्होंने नालायक कहा, वो प्रधानमंत्री से कम और रखा ना पूरे भारत में है। नहीं, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा, उसको पढ़ने के लिए सख्ती का कानून हो, सख्ती का कानून हो, और सख्ती से उनको स्कूलों में भर्ती किया जाए, और वो स्कूल छोड़कर ना जाए इसका प्रबंध किया जाए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब लोगों में एक आदमी कमाने वाला होता है, जब वो बीमार पड़ता है तो हम दिन भर काम करते हैं तो रात में हमारा चूल्हा पकता है। गरीब आदमी का ध्यान रखो, ये दिन भर काम करता है तो शाम को उसके घर का चूल्हा पकता है, और जब वो बीमार पड़ता है तो उसका चूल्हा पकता नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। जो गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ है उसकी मुफ्त में बढ़िया क्वालिटी की स्वास्थ्य व्यवस्था हो। मैं देहात का रहने वाला हूं, देहात के किसी गांव में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद देहात का रहने वाला, मैं खुद जानता हूं। वो इसीलिए झोला छाप डॉक्टरों को कुछ न कुछ करना पड़ता और झोला छाप डॉक्टरों की दवा करने से आदमी बीमारी के वजह से मरने के बजाय झोला छाप डॉक्टर की दवा लेके मर जाता है। शिक्षा व्यवस्था वो इतना नहीं किया, स्वास्थ्य नहीं किया, रोजगार देश में कितने नौजवान ग्रेजुएट होकर घूम रहे हैं, इंजीनियर होकर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं तो सरकार को स्वयं रोजगार का कार्यक्रम चलाना चाहिए। रोजगार नहीं दे सकते हो, स्वयं रोजगार करवाओ। अगर स्वयं रोजगार भी नहीं कर सकते तो बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे दो। मैं अमेरिका गया, मैं यूरोप गया, लंदन गया, वहां इंक्वायरी किया कि अगर किसी आदमी ने जिलाधिकारी कार्यालय में लिख दिया कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे नौकरी नहीं है, तो वो ऑफिस के जिलाधिकारी के लोग कहते हैं अकाउंट नंबर है, आते बस शाम को उसके अकाउंट में पैसा विदेशों में और उसको कहा जाता है लिखित में 6 महीने तक ये पैसा आएगा और सरकार 6 महीने में तुम्हें रोजगार देगा, दे देगी। वेरी गुड, व्यवस्था कर देगी और जिस दिन तुमको रोजगार मिल जाएगा ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में आना बंद हो जाएगा। अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, लंदन में होता है। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है
35,00,000 रुपए का बजट, 35,00,000 करोड़ का बजट। इतना बजट। मास्टर साहब को मैंने पूछा, मास्टर साहब गणित विषय का हो क्या? हाँ, गणित का। गणित तो विषय मुझे शून्य लगाकर दिखाओ, तो 35,00,000 करोड़ का शून्य लगाकर दिखाओ। अरे बाप तो रे, उसने माथे पर हाथ मार के इतना शून्य लगाना होगा साला पता नहीं। इतना रुपया केंद्र सरकार के लिए पास आता है। राज्य सरकार का बजट अलग, राज्य सरकार, बाप रे बाप, सही बात। नगर पालिका महानगर पालिका का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है। हर एक को टैक्स लगाने का अधिकार है। तो सारे देश भर में कितना पैसा आता है, सरकार के पास कोई लिमिट नहीं है। और इतना ज्यादा पैसा आने के बाद भी गांव के 90% और शहरों के 75% लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार है। पैसे की कमी यहाँ नहीं है, यहाँ अल्पजन लोगों का राज है। और अल्पजन लोग केवल अपने लिए योजना बनाते हैं और अपने लिए विकास का कार्यक्रम चलाते हैं। इस वजह से इस देश में ये सारा का सारा सत्यानाश होता है। केवल इतना होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, और इतना बिल्कुल इतना। हमारे आदमी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग कोई मुफ्त का 5 किलो मोदीवा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरा 5 किलो। मेहनत से, पसीने से रोजगार दे लो, मेहनत से पैसा कमाएंगे और मेहनत का सम्मान और इज्जत से खाएंगे। और जो शरीर में खून बनेगा वो इज्जत वाला खून बनेगा, सम्मान वाला खून बनेगा, स्वाभिमान वाला खून बनेगा। इसके लिए हम लोग इस देश में परिवर्तन चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कहता है मैं बैकवर्ड, अगर सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया गिनती नहीं करूंगा, कुत्तों की करूंगा, बिल्ली की करूंगा, जानवर की करूंगा, मगर तुम पिछड़े वर्ग के लोगों की नहीं करूंगा। पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री पूरा ही गिनती नहीं कर रहा, हमारे लोगों की गिनती नहीं करवा रहा। और इस तरह से सिद्ध होता है ये मुखौटा है, ये मुखौटा है। सत्ता किसी और के हाथ में है। ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है, ये नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। अंग्रेजी का शब्द है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में यूज किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये नॉमिनेटेड पीएम है, नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द है। लगता है कि ये समझ में नहीं आएगा आपको। जिंदा थे मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर महिलाओं की माफी मांग करके कहता हूं, समझ में नहीं आता इसलिए कहना पड़ रहा है। गांव में शादी होती है, एग्जाम्पल बता, तो आदमी परिचय कराता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है, ये धर्म पत्नी है, ये शादीशुदा बीवी। तो दूसरा आदमी पूछता है ये कौन है, ऐसी रखी ऐसी रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे रखा हुआ प्रधान। अच्छा अब थोड़ा सा समझ में आ
जब ये रखा हुआ प्रधानमंत्री होगा ये कौन काम करेगा भाई? ऐसे जिसने रखा उसका काम करेगा कि हमारा करेगा? ऐसे ही है। तो इसलिए ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये नॉमिनेटेड बैकवर्ड है, हम रियल बैकवर्ड चाहते हैं। नॉमिनेटेड बैकवर्ड नहीं चाहते, रियल बैकवर्ड चाहते हैं, वास्तविक बैकवर्ड चाहते हैं। और जब वो वास्तविक बैकवर्ड संसद में, विधानसभा में आ जाएंगे तो परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। सुन लीजिए, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। अब आप वोटर लिस्ट में वोटर का नाम लिखने के लिए जाते होंगे, जाते वोटर लिस्ट में नाम लिखने के लिए जाते, तो वो कर्मचारी पूछता है आपका एड्रेस है? ब्रह्मा को पूछो, ब्रह्मा जी आपका एड्रेस है? बोलता एड्रेस, ब्रह्मा जी का हमारा एड्रेस होता है वोटर लिस्ट में नाम आता है, ब्रह्मा जी का एड्रेस ही नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी का एड्रेस नहीं होता है वोटर लिस्ट में, ब्रह्मा जी का नाम नहीं आता है। और संविधान क्या कहता है कि देश का राजा चुनने का अधिकार जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका अधिकार है। जब ब्रह्मा जी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, नमवा नहीं है, नमवा नहीं, तो क्या कर लेगा वो क्या कर लेगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं ये बात, इसमें हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया, काहे के लिए दिया? आप कहते हो, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे वोट देने के लिए दिया है बाबा साहब अम्बेडकर, वोट का अधिकार वोट देने के लिए दिया, वोट देने के लिए नहीं दिया। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है, तो हमारे लोग शासक बनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे। तो वोट के अधिकार का उपयोग शासक बनने के लिए करना होगा, नहीं तो आज तक आप लोग वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार मान लिया तो वोट दान करते रहे। आगे ध्यान रखना, शासक बनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करना होगा। हमारे लोगों को ये बात समझकर, जानकर, बूझकर, विचारपूर्वक वोट का अधिकार ये शासक बनने का अधिकार है, इसलिए संविधान में ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा आप लोगों को दिया हुआ है। और इसकी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिंदगी लगा दी। उनकी लड़ाई बच्चों को मेडिकल की व्यवस्था नहीं कर सकी, इसलिए 4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के मर गए। आप लोगों के लिए मर गए, दवा दारू की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उनके बच्चे मर गए, मगर आप लोगों की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने। और इस तरह से साथियों हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा, हमारे साथ वोट के लिए धोखा ना हो। पिछले विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुना? केशव प्रसाद मौर्य सुना? केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाया, केशव प्रसाद मौर्य का नाम बताया बीजेपी वालों ने, और कहा इसको मुख्यमंत्री बनाया। तमाम यूपी के बारबड़ों ने वोट दिया।
भर भरा कर वोट दिया, चुन कर आ गए। बीजेपी को बहुत सीटें मिली। बहुत सीटें मिलने के बाद इसको भूला हुआ है कि फलाने तारीख को केशव प्रसाद मौर्य को मैसेज आया कि फलाने तारीख को दिल्ली आ जाना। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगा बस अब घोषणा मुख्यमंत्री हाईकमांड के द्वारा घोषणा होने वाली है। तो उसने अपनी नई क्या वो सदरी ये देखो ऐसी सदरी नई बनवाई। मुख्यमंत्री बन रहे ये पुरानी हो गए तो कहा नहीं बना, नहीं बना कर दिल्ली सदरी बना करके बयान करके दिया। और बीजेपी के हाईकमांड ने उसको कहा केशव प्रसाद मौर्य जी, तो इसकी धड़कन बढ़ गई, सब बस होने वाला ही है। आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, एकदम ब्लड प्रेशर और हक्का खा के गिर गए। एम्स में भर्ती कर दिया। वहां प्रोफेसर लोग हमारे बाप से देख रहे हैं। हमको बताया कि मैंने कहा अखबार में खबर आई थी लो ब्लड प्रेशर हो गया। अरे जब धोखा दिया जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लो नहीं बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मूर्छा आकर गिर गया है। प्रोफेसरों ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, मगर अखबार में खबर आई कि लो ब्लड प्रेशर हो गया। लो नहीं, हाई हो गया था। और इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को धोखा देकर योगी को मुख्यमंत्री बीजेपी के लोगों ने बनाया। अब दोबारा 2022 को चुनाव होने वाला है, तो आरएसएस के लोगों ने योगी को कहा मोहन केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत नाराज, क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अब उसके लड़के की शादी हो गई है, नई बहू आ गई है, एक तो साड़ी खरीद लो, कितने ज्यादा नहीं, 200 की 200 का साड़ी ओ देने के लिए फोटो छापा। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जिला शिकवा सब अब दोबारा योगी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है पहले तो इन लोगों ने जूता मारा, हम तो ही लोगों को जूता मारा। ऐसे वो दोबारा दे दिल चांस। और हमारे तमाम बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं इस तरह से धोखा खा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं। ये बार बार धोखा नहीं होना चाहिए, ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग प्रचार में आपके घरों में आते हैं, गांव देहात में आते हैं, गांव देहात में जब आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कैंडिडेट हारने वालों को क्यों वोट दे रहे हो? क्या कहते हैं? वो हारने वाला है, हम जीतने वाले हैं, तो आपका वोट खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा, फालतू चला जाएगा, फालतू हो जाएगा। हारने वालों को वोट दे रहे हो, जीतने वाले हम हैं, हमको दो। तो हमारे लोग क्या करते हैं, जीतने वालों को वोट देते हैं। माइनॉरिटी के लोग बहुत बात बताना, जीतने वालों को देते, फिर वो जीत जाता है। जीतने के बाद हमारा आदमी उसके घर में जाता है, कहता है पंडित जी हमने आपको वोट दिया था,
कहा क्यों दिया था? कहा आप जीतने वाले थे इसलिए हमने आपको वोट दिया था। पंडित जी कहते हैं तो आप नहीं भी देते तो भी तो हम जीतते ना, आप नहीं भी देते तो भी हम जीतते, क्योंकि जीतने वालों को आपने वोट दिया, तो आप देते तो भी जीतते और नहीं देते तो भी जीतते। तो आपके वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम तो पहले से ही जीतने वाले थे। जब वो ऐसा कहता है पंडित जी, तो हमारा आदमी जो हंसते हंसते घर में जाता है, छोटा सा मुंह लेकर घर के बाहर, छोटा सा मुंह करके घर के बाहर निकल आता कि 5 साल उसके घर में दोबारा जाता नहीं है। तो यहाँ आगे के लिए याद रखो कि जो वोट आप देते हो जीतने वालों को, वो तो पूछता नहीं है, हारने वालों को वोट दोगे, मान लो उसको 6% वोट पड़ गया, वोट कभी जाया नहीं जाता, वोट कभी फालतू नहीं जाता, वो संवैधानिक है, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। अगर आपके हारने वाले आदमी के नाम पर 6% वोट इकट्ठा हो गया तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में रिकॉग्नाइज हो जाएगी, बड़ी पार्टी हो जाएगी, और उस इलाके का हारने वाला एमएलए, विधायक, इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, अपने इलाके के चौकी का इंचार्ज जो है ना, चौकी इंचार्ज को टेलीफोन करेगा, हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं